अनुराधा। जैसा कि हम जानते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। सबसे पहले अभी अपने ग्रुप डी फिल किया है। ग्रुप डी में आपकी हिंदी आने वाली है, तो हम अपनी हिंदी को कंटिन्यू करेंगे। वो भी कैसे? ट्रिक्स के माध्यम से। हम देखो बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, पर फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। बचपन से हमने सारे अल्फ़ाबेट पढ़े हैं, सारी वर्णमाला को पढ़ा है, पर जो हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो उस तरह के नहीं होते जो हमने बचपन से पढ़े थे। तो आइए आज हम वर्णमाला टॉपिक को पढ़ते हैं, और वो भी कैसे? एक ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारा, वर्ण क्या है? वर्णमाला पढ़ने से पहले आपको वर्ण पता होना चाहिए। तो वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, या और टुकड़े ना हो सके। वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अ को हम आगे नहीं तोड़ सकते, तो वर्ण क्या है? ध्वनि है, यानी एक छोटी सी ध्वनि है। अब क्वेश्चन उठता है वर्णमाला क्या है? ये तो है वर्ण, वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि हो गया। अब है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित मीन्स सीक्वेंस में लगाना, जैसे कि क, ख, ग, घ, अण, ये सब क्या है? आपकी वर्णमाला हो गए। एक सिस्टमैटिक वे से आपने लगा दिया, तो ये क्या कहलाए? वर्णमाला कहलाए। ठीक है, आप देखो सबसे पहले हमने क्या किया? वर्ण क्या है? तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके, वर्ण कहलाती है। फिर क्वेश्चन उठता है वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब आगे क्वेश्चन आता है आपके पास, वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है, या वर्ण के कितने भेद है? वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद है। एक है स्वर, जिसे आप इंग्लिश में वोवल कहते हैं, और दूसरा है व्यंजन, जिसे आप इंग्लिश में कंसोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो स्वर क्या है? स्वर, ये स्वर कितने हैं? यहां से आपसे बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्वर क्या है। स्वर क्या है? जो ध्वनि या ध्वनियां या वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जो ध्वनियां या जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अथवा जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब जैसे आ, ई इत्यादि, क्या हमें इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ी? नहीं। तो यही आपको मैंने डेफिनेशन में लिखवाया है कि जो ध्वनियां स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं या जो स्वतंत्र रूप से कहे जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो स्वर कहलाते हैं। अब आगे क्वेश्चन उठता है, स्वर के कितने भेद हैं? तो स्वर के भेद, स्वर कितने भेदों में है आपके? 3 प्रकार के। सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर, या इन्हें हम दूसरा क्या नाम देते हैं? मूल स्वर। फिर है आपका दीर्घ स्वर, और फिर आता है आपका
पलुत स्वर, ठीक है। यानी स्वरों के भी आगे तीन भेद हैं, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। अब आप पूछोगे कि ह्रस्व स्वर क्या है, ह्रस्व या मूल स्वर? जिन वर्णों को बोलते समय एक मात्रा का समय लगता है वो सारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अगर क्वेश्चन क्या पुट होता है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या है आपके पास 4। कौन से 4? अ, ई, उ और री, ठीक है। तो ये है आपके ह्रस्व यानी छोटी मात्राओं वाले। फिर आता है दीर्घ स्वर। जिन वर्णों को बोलते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। यहाँ कितना समय लगा था, एक मात्रा का। यहाँ कितना समय लगेगा, ह्रस्व स्वरों से दुगना यानी 2 मात्रा का समय, तो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपने आंसर देना है 7। कौन से 7? इन 4 को छोड़ दो, बचे कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, बड़ी ए, ओ और बड़ी ओ। 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गए आपके 7 कंप्लीट। तो ह्रस्व स्वर जिन वर्णों को बोलते समय एक मात्रा का समय लगे वो सारे ह्रस्व कहलाते हैं, और जिन वर्णों को बोलते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे या 2 मात्रा का समय लगे वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब देखिए ह्रस्व स्वरों की संख्या क्या है, 4, और दीर्घ स्वरों की संख्या क्या है, 7। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पुट हो सकता है कि दिए गए वर्णों में से ह्रस्व स्वर को छांटिए। अब क्वेश्चन कैसे आएगा या ऑप्शन आपको कैसे मिलेंगे, जैसे उन्होंने डाल दिया ऑप्शन ए आ, ई, उ और अ। क्वेश्चन क्या है, दिए गए वर्णों में से ह्रस्व स्वर को छांटिए। अब ह्रस्व क्या है, छोटी मात्रा है। आप देखिए ये भी बड़ी मात्रा है, ये भी बड़ी मात्रा है और ये भी बड़ी मात्रा है, तो छोटी मात्रा कौन सी है, अ। तो अ क्या कहलाया आपका, ह्रस्व स्वर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब बात आती है जब आपने ह्रस्व स्वर जान लिए और दीर्घ स्वर जान लिए, अब क्वेश्चन आता है कि आपके पास मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी है। तो मूल रूप से या मौलिक रूप से स्वर कितने हैं आपके, 11। स्वरों की संख्या 11, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पेपर में क्या दिया होगा, 3 भी दिया होगा, 11 भी दिया होगा, 13 भी दिया होगा, ठीक है, और 10 भी दिया होगा, और ये सारे के सारे अलग है। जब आपसे 3 पूछे हैं तो 3 आपके भेद है। अगर क्वेश्चन आता है कि स्वरों के कितने भेद है तो ऑप्शन चूज करना है आपको 3। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ह्रस्व स्वरों के कितनी संख्या है तो आपने देने हैं 4। आपके पास क्वेश्चन आता है दीर्घ स्वर कितने हैं तो आंसर देना है 7। आपके पास क्वेश्चन आता है मौलिक रूप से या मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी है तो आंसर आएगा 11। अब कौन से 11 हैं, अ, आ, ई, उ, बड़ा उ और री, ए, बड़ी ए, ओ और अ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बचा एक, कौन सा बचा है वो आपको देखना है। नंबर 2 बात, अब कई बार क्वेश्चन बीच में से भी पुट हो जाता है कि री किस प्रकार का स्वर है, तो री क्या है आपका, संस्कृत वर्ण है, संस्कृत वर्ण है, ये भी ध्यान रखना। या आप ये भी कह सकते हो तत्सम शब्दों को बनाने वाला वर्ण है, क्योंकि संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो किस प्रकार के शब्द होते हैं, वो सारे तत्सम होते हैं। तो आपसे पूछा जाए री किस प्रकार का वर्ण है या दिए गए वर्णों में से तत्सम वर्ण छांटिए तो आंसर क्या रहेगा, री रहेगा, ठीक है। और ये है आपके मौलिक रूप से 11 स्वर। क्लियर आपको। अब देखिए आप कहेंगे कि अंग और अह ये भी तो स्वर हैं,
पर ये स्वर तो है, पर मौलिक रूप से आपके 11 ही है और इनका एक अलग से नाम रखा गया है, वो क्या है? अयोग वाह। अयोग वाह, यानी अ के योग से बनने वाले स्वर, ठीक है, इन्हें अयोग वाह कहा जाता है। और मौलिक रूप से आपके कितने हैं? 11 हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ जाए अयोग वाह स्वरों की या वर्णों की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या होगा? 2। एक है अंग और दूसरा है अह, तो 2 ही हुए आपके पास। और स्वर कितने हुए मौलिक रूप से? 11, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन क्या है कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? लेखन मीन्स लिखना, लिखने के आधार पर कितने लिखे हैं मैंने? टोटल कितने हुए? 11। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? जब हम बोलते हैं तो अंग और अह, अंग की तो हम क्या बोलते हैं? जस्ट एक अनुस्वार को बोला जाता है और अह विसर्ग को बोला जाता है, तो इनको अलग से स्पेस नहीं दिया गया। तो उच्चारण के आधार पर आपके कितने होंगे? सॉरी, लेखन के आधार पर 13 है और उच्चारण के आधार पर आपके कितने हैं? 11, ठीक है। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11। और अगला क्वेश्चन आपके पास क्या निकल कर आता है? शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? अभी मैंने आपको बताया री किसमें काउंट होते हैं? तत्सम शब्दों में या संस्कृत वर्ण में। तो ये संस्कृत का भी हुआ, तो शुद्ध तो नहीं हुआ, हमें हिंदी के पूछे जा रहे हैं। तो 2 तो यहाँ से निकाल दो आप और 1 यहाँ से निकाल दो। टोटल कितने थे? 13, और 3 आपने उसमें से निकाल दिए तो कितने बचे? 10। तो ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है और देखना है जब आप अपने एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऑप्शन में 13 भी मिलेगा, 11 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा। आपने क्या देखना है कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग होगी। आपने देखना है कि लेखन के आधार पर पूछने हैं तो ऑप्शन रहेगा 13, आपसे उच्चारण के आधार पर पूछने हैं तो ऑप्शन रहेगा 11, और आपसे शुद्ध स्वरों की संख्या पूछने हैं तो ऑप्शन रहेगा 10। यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वर्णमाला का, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब वर्णमाला देखो, हमने बचपन में पढ़ी थी वर्णमाला, ठीक है। हो सकता है हमें अभी याद भी ना हो, तो सबसे पहले तो उसे याद करने का एक तरीका देख लीजिए, जिससे मैं ट्रिक कहूंगी। क्या है? कचट, तप, औस, ये पूरी की पूरी वर्णमाला है। कैसे? देखो, पहला क्या है वर्ण? क। क मीन्स कवर, कवर मीन्स का वर्ग। कहाँ से शुरू है? क, ख, ग, घ, अण, ठीक है। उसके बाद है च यानी चवर्ग, च, छ, ज, झ, अण। उसके बाद क्या है? टवर्ग। टवर्ग में क्या शामिल है? ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर चलते हैं त पर, तवर्ग, त, थ, द, ध, न। नेक्स्ट क्या है? प। प से प, फ, ब, भ, म, ठीक है। पहले हम इतना ही सोल्व कर लेते हैं। अब देखना यहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। सबसे पहला देखो, जब आप ट्वर्ग लिखते हो आप ये भूल जाते हो या ये कंफ्यूज हो जाते हो, पहले कौन सा ढ लिखो, तो उसको भी आपको बताती हूँ। देखो, अगर हम इसके ऊपर अक्षर ए की मात्रा लगा देते हैं तो क्या वर्ड बनता है? डेढ़। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हो गया कि कौन सा आएगा?
ड पहले आएगा, ठीक है। ये लॉजिक है जो आपको लर्न करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ पर ख कैसे लिखा और यहाँ पर छ कैसे लिखा, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कई बार आता है वर्तनी शुद्धि को देखिए, या वर्तनी शुद्धि के अनुसार कौन सा शुद्ध है, तो हमें क्या दिया होता है, जैसे ख को ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये तीनों ही क्या है, रूप है। और आजकल क्या है, ये है, तो यानी आपका ख क्या सही है, ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं छ। हम मोस्टली क्या करते हैं, ऐसे लिखकर छोड़ देते हैं, ये रॉन्ग है, क्योंकि आज का फॉर्मेट जो है छ का ये है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको वर्णों की बनावट का भी पता होना चाहिए, तभी आप शुद्ध अशुद्ध को सही कर पाओगे, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा है कचट तप, सबसे पहले इनको किन वर्णों के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आपने कचट तप पढ़ा है, लर्न करने का तरीका कचट तप आउस। आउस को अब हम सॉल्व करेंगे। पहले हम कचट और तप को सॉल्व कर लेते हैं। क से लेकर म तक, यानी क से म तक कितने वर्ण हुए, एक लाइन में 5 हैं और 5 लाइन में आपके सामने है, तो कितनी हुई, 25 वर्ण हुए। और ये 25 के 25 वर्ण क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं स्पर्श वर्ण या स्पर्श व्यंजन। यह आपका एक क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे आएगा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताइए या स्पर्श वर्णों की संख्या बताइए। अब देखो क से लेकर म तक आपके क्या कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण। एक लाइन में आपके 5 हैं और 5 लाइन आपकी टोटल है, तो 5 5 25, तो स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी हुई, 25। अब देखिए इनको स्पर्श क्यों कहा जाता है, स्पर्श को आप इंग्लिश में बोलते हो टच करना, ठीक है। और व्यंजन होते हैं कॉन्सोनेंट, तो यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारे मुंह का कोई ना कोई पार्ट टच होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्श वर्ण या स्पर्श व्यंजन। तो यहाँ तक आपका क से लेकर म तक क्या कहलाए, स्पर्श व्यंजन। कितनी संख्या हुई, 25। फिर आगे देखिए क्वेश्चन कैसे पुट होगा, दिए गए वर्णों में से स्पर्श वर्ण को छांटिए। जब आपको स्पर्श वर्ण छांटना आ गया तो आपने क से लेकर म तक के वर्णों में से अगर कोई वर्ण दिया है उसे छांटो। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल देती हूँ, आपको इसमें से स्पर्श वर्ण छांटना है। जैसे उन्होंने कह दिया आपको ख, य, र, व। अब देखो जितने भी मैंने आपके सामने वर्ण लिखे हैं उसमें ना तो यह है, ना र है और ना ही व है, तो क्या है, ख। तो ख क्या कहलाया, स्पर्श वर्ण, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, स्पर्श वर्ण। क्लियर है, यानी जब भी आपको स्पर्श वर्ण छांटना होगा तो क से लेकर म तक के वर्णों में छांटना होगा। क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में भी आ सकता है, कैसे, दिए गए वर्णों में से कौन सा स्पर्श वर्ण नहीं है। अब ऑप्शन देखिए क्या होंगे, स्पर्श वर्ण नहीं है, तो क्या करेगा एग्जामिनर, आपके सामने स्पर्श वर्ण के 3 एग्जाम्पल डाल देगा और चौथा जो होगा वो नहीं है, ठीक है। ये भी आपको पता है क से म के बीच में आता है तो क्या है, स्पर्श वर्ण, ये भी उसी में आता है और ये भी उसी में आता है। पर यह का जिक्र तो अभी मैंने आपके सामने किया ही नहीं, तो यह क्या है, स्पर्श वर्ण नहीं है। तो कंसेप्ट सारा आपका यही चलेगा, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। आपने क्वेश्चन को समझना है कि हमसे पूछा क्या है। उन्होंने पूछा है पॉजिटिव तो पॉजिटिव देख लीजिए, उन्होंने पूछा है नेगेटिव तो आप नेगेटिव देख लीजिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्या आता है आपके सामने, आगे के वर्णों को भी पहचान लेते हैं। ये जो लास्ट में बैठे हैं 5, यहां से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन, इन वर्णों को किस नाम से जाना जाता है। चाहे हम इन्हें वर्ग की फैमिली में रखें, च्वर्ग में रखें, ट्वर्ग में रखें या त्वर्ग में रखें, ठीक है, पर ये कहलाते क्या है, या तो इन्हें पंचम वर्ण कहा जाता है, ठीक है, या क्वेश्चन क्या बनेगा, या तो ये पंचम वर्ण हुए
या ये नासिक के वर्ण हुए, ठीक है, और या ये नासिक वर्ण। अब इनका मीनिंग देख लीजिए, पंचम वर्ण क्यों है? आप ऐसे काउंट करो तब भी कहाँ आते हैं? 5वें नंबर पर। ऐसे काउंट करते हो तब भी कितने हैं? 5 है, इसलिए क्या नाम दिया है? पंचम वर्ण। अब नासिक के क्या है कि जब आप इन्हें बोलते हो, बोलकर देखो, जैसे अणा, 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 न, म, नाक पर प्रेशर पड़ता है, यानी साउंड जो आती है वो नाक से आती है, ध्वनि जो निकल रही है वो नाक से निकलती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नासिक के वर्ण, ठीक है। उसके बाद चलिए इन दोनों की तरफ, ड, ढ, ये किसमें काउंट हो रहे हैं? मैंने अभी बताया आपको, इनको स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श वर्ण कहा जाता है। पर पेपर में अगर ऐसे आ जाए तो ये क्या कहलाएंगे? ड और ढ। देखो अगर ये पेपर में ऐसे आते हैं, ये क्या है? इनके नीचे नुक्ता नहीं है, ठीक है, इनके नीचे नुक्ता है, ये जो आप जिसे बिंदी बोलते हो ना, इसे नुक्ता बोला जाता है। नुक्ता लगा हुआ है तो इन वर्णों को क्या बोला जाएगा? देखो अगर तो आते हैं ऐसे, तब तो आंसर है स्पर्श, क्या कहलाएंगे? स्पर्श वर्ण या स्पर्श व्यंजन। अगर लगा हुआ है नुक्ता तो क्या कहलाएंगे? उक्षिप्त वर्ण, तब क्या कहलाएंगे? उक्षिप्त वर्ण, ठीक है। अब उक्षिप्त वर्ण और स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्णों में क्या अंतर है या इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं? देखो आपने शब्द लिखा पढ़ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपने शब्द लिखा पढ़ना और आपने शब्द लिखा ढक्कन। देखो एक में मैंने नुक्ता लिया और एक में मैंने नुक्ता नहीं लिया, ऐसा क्यों किया? तो वही आपको बता रही हूँ, इनका डिफरेंस है ये। जब भी ढ की प्लेस वैल्यू 1 होगी, यानी कोई आपका शब्द ड या ढ से शुरू होगा, तो आपने क्या करना है? स्पर्श वर्ण लेना है। पर जब भी ये अपनी प्लेस वैल्यू फर्स्ट से आगे जाएगा, अब देखो ये सेकंड नंबर पर आ गया, दूसरे नंबर पर आ गया, तो आपने कौन सा उठाना है? उक्षिप्त उठाना है। यही इनका डिफरेंस है, ठीक है। तो ये है आपके उक्षिप्त वर्ण और ये है स्पर्श वर्ण। अब पेपर में उन्होंने उक्षिप्त नहीं लिखा, उन्होंने लिख दिया ताड़न जात, उन्होंने लिख दिया विकसित, उन्होंने लिख दिया द्विगुण, तो घबराना नहीं है, ये सब उक्षिप्त वर्णों के ही दूसरे नाम है, ठीक है। जैसे कि इनको क्या क्या नाम देते हैं? एक तो उक्षिप्त है, ताड़न जात है। आप देखो यही देख लो, जब मैंने ताड़न शब्द लिखा तो ढ की प्लेस वैल्यू क्या है? सेकंड नंबर है, तो मैंने कौन सा उठाया है? उक्षिप्त उठाया है। ताड़न जात भी यही कहलाते हैं, विकसित भी यही कहलाते हैं, द्विगुण भी यही कहलाते हैं। द्वि मीन्स दो, गुण क्वालिटी, दो क्वालिटी को रखने वाले, दो गुणों को धारण करने वाले। कौन से दो गुण? एक तो स्पर्श है, दूसरा उक्षिप्त है, तो इसलिए इनको द्विगुण भी कहा जाता है, ताड़न जात भी कहा जाता है, उक्षिप्त भी कहा जाता है। तो हो गए यहाँ पर आपके ये, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक आपने पढ़ा है आज कि वर्ण कौन कौन से हैं, उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कचट तक का उच्चारण स्थान, ठीक है। आपने उच्चारण स्थान को रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे, समझो यही ट्रिक है। कैसे? जैसे आपके पास आ गया ख का उच्चारण स्थान बताइए, तो आप एग्जाम में बैठे होंगे, वहीं बैठे बैठे साइलेंट वे में बोलकर देखो ख। जब आप ख बोल रहे हो तो साउंड कहाँ से है? आपके गले से है, मुंह का कोई पार्ट टच नहीं हो रहा, सिर्फ गले से साउंड निकल रही है। और गले को हिंदी में क्या कहा जाता है? कंठ, ठीक है, या कंठस्थ। आपसे पूछे कवर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, तो आंसर क्या आएगा? कंठस्थ यानी कंठ। आपसे स्पेशली पूछे अण का उच्चारण स्थान बताइए, तो आंसर क्या आएगा? जब आप अण बोलते हो तो नाक से साउंड निकलती है, ध्वनि कहाँ से आ रही है? नाक से आ रही है, तो इसे क्या कहा जाता है?
नासिक वर्ण या पंचम वर्ण, तो ऑप्शन में आपको उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाए अण किस में शामिल है और ऑप्शन दिए हैं क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, तब आपका आंसर क्या रहेगा? क्वर्ग, क्योंकि क की फैमिली है, फैमिली तो क की ही रहेगी ना। ठीक है, आगे चलते हैं च्वर्ग का, बोलकर देखो च, छ, ज, झ, जब आप इन्हें बोल रहे हो च, छ, ज, झ, जो जीव है उसका बीच का हिस्सा ऊपर जाकर आपके तालु को टच करता है। ठीक है, यानी बीच के पार्ट को, जिसे हम क्या कहते हैं? तालु। तालु भी कह सकते हो, तालव्य भी कह सकते हो, जैसे इसे कंठ भी कह सकते हैं, कंठस्य भी कह सकते हैं, तो ये तालु भी है या तालव्य भी है। क्लियर है? उसके बाद फिर वही क्वेश्चन, अण किसका परिवार है? तो ये आपने देखना है अण कौन से वाला है, तो च्वर्ग का है। अण का उच्चारण स्थान क्या है? नाक है, क्योंकि साउंड ध्वनि नाक से आ रही है, तो नासिक क्या है। ठीक है, फिर आती है ट्वर्ग, ट, ठ, ड, ढ। जब भी आप इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, जीभ की नोक मुड़ती है और मुड़कर जो आपके मसूड़ों का साथ वाला पार्ट है उसको टच करती है, उसको स्पर्श कर रही है। जीभ की नोक जब भी मुड़ेगी तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका मूर्धा या मूर्धन्य। ठीक है, उसके बाद चलिए त, थ, द, ध, न। जब भी आप इन्हें बोल रहे हैं तो आपकी जीभ जाकर दांतों को स्पर्श कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा? आपके दंत। ठीक है, उसके बाद है प, फ, ब, भ, म। जब भी आप बोल रहे हो तो आपके होंठ आपस में टच हो रहे हैं, यानी स्पर्श कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? ओष्ठ, ओष्ठ या ओष्ठ। ठीक है, तो आपने लिखा कि मैंने कुछ भी आपको रटवाया नहीं है, आपने जो भी लिखा अपने आप फील किया, महसूस किया, उसके बाद नाम दिया। यानी पर एक बात बता देती हूँ आपको, आपका उच्चारण जो है वो शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका उच्चारण शुद्ध है तो आपको आंसर भी एकदम से सही मिलेगा। अगर आपका उच्चारण शुद्ध नहीं है तो आप इसका आंसर हमेशा गलत ही पाओगे। अब जैसे कि क है, इसका शुद्ध उच्चारण क्या हुआ? क, पर कई बच्चे क्या कहते हैं? कै। तो कैसे तो हम इसका आंसर नहीं डिफाइन कर सकते, तो उच्चारण शुद्ध रखिए, आंसर आपके पास ही होगा। आपको कुछ नहीं रट के चलना। क, ख, ग, घ बोल रहे हैं, आवाज कहाँ से है? गले से है, और गले को क्या कहा जाता है? कंठ। या सीधा क्वेश्चन आ जाए, क्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? कंठ। उसके बाद चलिए च, छ, ज, झ। जब भी बोल रहे हो तो आपकी जीभ का सेंटर वाला भाग, बीच का भाग ऊपर जाकर टच हो रहा है, तो वो क्या है? आपका तालु। ट, ठ, ड, ढ। जीभ की नोक मुड़ रही है या जीभ उठ रही है, तो वो क्या कहलाती है? ट्वर्ग। फिर है त, थ, द, ध, न। इन सबको जब आप बोलते हो तो आपकी जीभ कहाँ टच हो रही है? दांतों के साथ, तो आंसर क्या रहेगा? दंत। उसके बाद है प, फ, ब, भ, म। जब भी आप इन्हें बोल रहे हो तो आपके होंठ जो है आपस में स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो आपका क्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? ओष्ठ। ठीक है, तो आपके क से लेकर म तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण। ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन आए इनका उच्चारण स्थान बताइए, तो एग्जाम में जो भी वर्ण आपसे पूछा जाता है आपने क्या करना है? उसको बोलकर देखना है। बोलने पर आपको लगता है कि मेरे मुंह का ये पार्ट टच हो रहा है, तो वही उसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो आज हम ज़्यादा ना करके पहले इतना ही करेंगे, बाकी समझने के लिए आप देखिए पार्ट 2 में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए।
शेयर भी करना। जैसे ही आपके कमेंट आते रहेंगे आपको वीडियो कैसी लगी, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही बनाती हूँ। तो मिलते हैं कल, ठीक है? ओके, बाय बाय।